इन्होंने जो आतंक फैलाया था ना साउथ ईस्ट एशिया में, और दोनों में जो खून खराबा हुआ है भाई, यहाँ पे जो मारकाट यहाँ पे हुई है, अभी दहशत आना बाकी थी, क्योंकि अब यहाँ पे एंट्री होती है अमेरिका की। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे यूरोप में जितने बम नहीं गिराए गए थे, उससे ज़्यादा लाओस में बम गिराए थे। सो वेलकम टू जंबो जासूस। तो यार मैं ना हॉस्टल में काफ़ी बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर जाया जाए। तो मैं अभी अपने मेकोंग रिवर के पास में हूँ। ये देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। मैं सोच रहा था आपको लाओस की कुछ हिस्ट्री बताई जाए, कुछ मेरे पास अभी बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो मैंने सोचा कुछ लाओस के बारे में आपको बताता हूँ। इसकी हिस्ट्री काफ़ी दर्दनाक है और सोचा बताई जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी क्या क्या हुआ है इनके साथ। और चलते चलते मैं आपको ये लुआंग प्रवांग की सिटी भी दिखाता हूँ और हिस्ट्री की भी बात करते हैं। वो देखो तेरी की, तो ये आपको ये जो बोट्स दिख रही है, तो जितने भी लोग टूर पैकेजेस करते हैं तो ये ऐसे सर्विस प्रोवाइड करती है। ट्रैकिंग लेके जाते हैं, कई फेमस प्लेसेस पे लेके जाते हैं, बट यार बहुत महंगा है। $100 $50 ऐसे पे करना पड़ता है अगर आपको लाइक गाइडेड टूर चाहिए तो। बट वैसे व्यू काफ़ी अच्छा है। तो खैर चले लाओस की हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। चलो, इधर मेरे सामने भी लाओस का फ्लैग है, तो ये लाओस के फ्लैग के बारे में ही बात करते हैं। तो ये जो लाओस का जो फ्लैग है, तो जो रेड कलर है, ये एक्चुअली लाओ लोगों ने जितना खून बहाया है इस देश के लिए जब फ्रेंच रूल था उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, और आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो इन्होंने बहुत कुछ सहा, तो ये उस ब्लड को दर्शाता है। और ये जो ब्लू कलर है, ये मेकोंग रिवर को दिखाता है। ऑल्दो ये ब्लू नहीं है, बट ये एक रिवर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है पूरे साउथ ईस्ट एशिया में। मतलब इसकी स्टार्टिंग होती है चाइना से और पूरे साउथ ईस्ट एशिया को ये पानी प्रोवाइड करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है इनके लिए ये। और जो वाइट है, इसके दो मीनिंग है। तो ये जो वाइट कलर है, ये एक्चुअली यूनिटी को दिखाता है, क्योंकि लाओस में बहुत सारे ट्रैवल ग्रुप रहते हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा एथनिकल ग्रुप रहते हैं यहाँ पे। तो ये उसको बताता है, उनकी यूनिटी को बताता है। और एक और मीनिंग है इसका, जो मेकोंग रिवर है, जब रात हो जाती है तो जब फुल मून होता है, तो जो मून है तो वो मेकोंग रिवर में दिखता है और वो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये मतलब बहुत मीनिंगफुल फ्लैग है इनका, काफ़ी अच्छा फ्लैग है। और जो लाओस है वो काफ़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है। ये बहुत सारे देशों के साथ अपनी लैंड बॉर्डर शेयर करता है। लाइक अगर वेस्ट साइड से देखा जाए तो ये म्यांमार से शेयर करता है, डाउन थाईलैंड, फिर कंबोडिया, वियतनाम एंड चाइना। तो बहुत सारे देशों से अपनी ये बॉर्डर शेयर करता है। लाओस का जो एरिया है वो 2,36,800 स्क्वायर किलोमीटर है। तो मतलब कंट्री बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी कंट्री है। और लाओस कंट्री का नाम एक्चुअली फ्रेंच लोगों ने रखा था। यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वो लाओ एथनिसिटी को बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने लाओ का लाओस कर दिया। और आप यहाँ पे लोकल से बात करोगे, किसी से भी, अगर आसपास की जितनी भी कंट्री है, वो लाओस बोलते ही नहीं है, वो लाओ बोलते हैं। तो लाओस जो नाम है वो एक्चुअली फ्रेंच लोगों ने दिया था। तो ये लोग लाओस बोलना पसंद नहीं करते, बस लाओ बोलना पसंद करते हैं। तो जब भी आओ इधर तो बोलना लाओ। तो 1893 में ये एक फ्रेंच प्रॉपर्टी थी, तो यहाँ पे फ्रेंच रूल करते थे। जितनी भी पावर थी ये सब फ्रेंच लोगों के पास थी यहाँ पे, और फ्रेंच ही थे जो यहाँ पे इस कंट्री को सो कॉल्ड प्रोटेक्ट करते थे, क्योंकि उनके इंटरेस्ट लगे हुए थे यहाँ पे। तो 1945 में क्या हुआ एक्चुअली, वी ऑल नो जापानीज़ वर क्रेजी। जिसने भी अगर थोड़ी भी जापानीज़ हिस्ट्री पढ़ा है तो उसको पता होगा जापानीज़ ने क्या हाल किया था साउथ ईस्ट एशिया, स्पेशली चाइना। तो दे वर लाइक वेरी वेरी पावरफुल। तो उस टाइम पे जापानीज़ ने पूरा लाओस कैप्चर कर लिया था। लाओस छोड़ो, वो अपने इंडिया नॉर्थ ईस्ट तक आ गए थे। अगर उस टाइम पे अगर जापानीज़ जीत जाते तो आज का जो इंडिया का जो मैप है उसके नक्शे अलग होते। नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है वो क्या पता जापानीज़ के पास होता, इतने पागल थे वो। तो कभी हिस्ट्री पढ़ना जापानीज़ की। बहुत लोग हैं ना, पता नहीं जापानीज़ लोगों के बारे में जानते नहीं है। मॉडर्न डेज़ में हम देखते हैं जापानीज़ पीपल कितने रिस्पेक्टफुल, डिसिप्लिन्ड है नो डाउट। बट इनकी हिस्ट्री आप पढ़ोगे पता लगेगा। इन्होंने जो आतंक फैलाया था ना साउथ ईस्ट एशिया में, और जापानीज़ ने काफ़ी इंडियन सोल्जर्स भी मारे थे, उसकी भी एक कहानी है। बट अभी अपने टॉपिक पे वापस आते हैं, फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। बट आफ्टर जब जापानीज़ के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब जब उन्होंने ये गिराया तो जापान पीछे हट गया। तो 1946 में फ्रेंच लोगों ने वापस अपना दबदबा बना लिया, क्योंकि जापानीज़ पीछे हट गए थे। तो धीरे धीरे फ्रेंच लोगों को ही मैनेज करना है ना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया, थोड़ी पावर लाओस लोगों को दे दी, लाइक सेमी ऑटोनमी। धीरे धीरे उन्होंने थोड़ी पावर लाओ एडमिनिस्ट्रेशन
को देना स्टार्ट कर दी। बट वो एट द सेम टाइम वो एक फ्रेंच यूनियन ही था। बट बहुत लोग है ना ये चीज़ पसंद नहीं करते थे। इवन दो थोड़ी पावर देने के बाद भी लाओ लोगों को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए थी। उन्होंने धीरे धीरे अपनी इंडिपेंडेंस की मांग की, तो बहुत खून खराबा हुआ उस टाइम पे भी। तो 1954 में उनको फुल इंडिपेंडेंस मिल गई एक्चुअली फ्रेंच लोगों से। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस ये लोग है ना खुश नहीं थे मोनार्की से, क्योंकि जैसे इनको इंडिपेंडेंस मिली तो यहाँ पे ना मोनार्की सिस्टम था। तो बहुत लोग मोनार्की सिस्टम पसंद नहीं करते थे और यहाँ पे काफ़ी लोग कम्युनिज़्म को सपोर्ट करते थे। तो उस टाइम पे ना एक पथेट लाओ नाम की एक कम्युनिस्ट पार्टी हुआ करती थी। तो इन दोनों के बीच में जो आधे लोग हैं ना इधर बट गए। आधे लोग मोनार्की को सपोर्ट करते थे, आधे लोग कम्युनिज्म को सपोर्ट करते थे। और दोनों में जो खून खराबा हुआ है भाई, यहाँ पे जो मारकाट यहाँ पे हुई है वो बहुत क्रेजी थी। और इसी दौरान ये जो भी सिविल वॉर चल रहा था, इनमें ना बहुत लोगों की जानें चली गई थी, बहुत लोग मर गए थे इसमें। ठीक है, अभी तो इधर खून खराबा हुआ है, अभी रुको, अभी नमक छिड़कना बाकी है। अभी इनके साथ तो अभी कुछ हुआ ही नहीं है, अब इनको पता लगेगा। अभी दहशत आना बाकी थी, अभी तो सिर्फ ट्रेलर हुआ था। क्योंकि अब यहाँ पे एंट्री होती है अमेरिका की। यस, अमेरिका। अब बोला है अमेरिका यहाँ पे किस लिए आया भाई? तो उस टाइम पे ना वियतनाम और अमेरिका की भी वॉर चल रही थी। और आपको पता होगा इट वाज लाइक आइडियोलॉजिकल वॉर, क्योंकि वहाँ कम्युनिज्म फैल रहा था और अमेरिका अपना दबदबा दूसरी कंट्रीज़ में फैलाना, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता था, जो कि उसकी हमेशा की आदत होती है। मोर और लेस इट वाज आइडियोलॉजिकल वॉर बिटवीन टू सुपर पावर्स। ऑफ कोर्स यूएसएसआर सपोर्ट कर रहा था वियतनाम को। बट तो जो अमेरिका है उसने ना हैवी बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर दी नॉर्थ ऑफ लाओस में। मतलब इतना गोला बारूद बरसाया अमेरिका ने। और ये क्यों बरसाया मैं भी आपको बताता हूँ। बिकॉज वियतनाम में जो सोल्जर्स हुआ करते थे नॉर्थ वियतनाम में, वो है ना बच के है ना इधर आ जाते थे लाओस की टेरिटरी में और छुप जाते थे। तो जो अमेरिकन सोल्जर्स थे, वियतनामी सोल्जर्स को पकड़ना लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हुआ करता था। और लाओस भी उनकी जो सेंचुरीज बनी हुई थी और जो थोड़े बहुत सप्लाईज थे वो वियतनामी सोल्जर्स को प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये बात अमेरिका को पता चली। ओए होए, बारिश आने लग गई यार, कहाँ छिपूँ मैं? चलो चलते ही वैसे ही देखी जाएगी। चलो, मैं कहाँ पे था अभी? तो ये बात अमेरिका को पता थी। तो उसके बाद जो अमेरिका ने बम बरसाया है भाई, आप सोच सकते हो मतलब ये देश ह्यूमन राइट्स की बात करता है इतना, और खुद क्या हरकतें करता है, मतलब किस निचले स्तर तक जा सकता है अमेरिका, तो उसने वो दिखाया था। मतलब इतना छोटा सा देश और इतना बम गिराया। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे यूरोप में जितने बम नहीं गिराए गए थे उससे ज़्यादा लाओस में बम गिराए थे। मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा यूरोप, नॉट जस्ट अ सिंगल कंट्री, पूरा यूरोप में जितना बम नहीं गिरा उससे ज़्यादा ये छोटे से देश में अमेरिका ने गिराया। जब अमेरिका को कुछ चाहिए होता है तो वो देखो कहाँ तक गिर सकता है, आप देख सकते हो। और ये बहुत पुराना टाइम है, कोई नया टाइम नहीं है। लाइक ये 1960s की बात हो रही है। बट अमेरिका और जो लाओस थे वो एक दूसरे से कोई दुश्मनी नहीं करते थे, एक दूसरे को हेट नहीं करते थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ सोल्जर वहाँ पे छिपे हुए हैं, इसलिए वहाँ की बम्बार्डिंग करते थे। बट जो भी किया मतलब बहुत गलत किया, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा सिविलियंस की जान चली गई थी। बट ये तो सिर्फ नॉर्थ वियतनाम में हुआ। धीरे धीरे इन्होंने इतनी बम्बार्डिंग की कि पूरा साउथ लाओस भी पूरा बॉम्ब से भर गया था। और यूएस ने यहाँ पे जो बॉम्बार्डिंग 1964 टू 1973 ये रेगुलर बॉम्ब बरसाते गया। मतलब इस टाइम पे इतनी बारिश नहीं हुई थी जितना बॉम्ब गिरा था ऊपर से। मतलब बारिश तो नहीं हो रही थी, बॉम्ब की बारिश हो रही थी। मैं अभी आपको नंबर बताता हूँ कि यहाँ पे कितने बॉम्ब गिराए गए थे। 273 मिलियन बॉम्ब गिराए गए इस देश में। आप सोच सकते हो 273 मिलियन, बाप रे। मतलब आप सोच सकते हो क्या दहशत फैली होगी भाई उस टाइम पे। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो जो बॉम्ब्स थे वो अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुए थे। अभी भी यहाँ पे ना आप देखोगे लाओस में बहुत एक सिंगल ही हाईवे है। मतलब पूरे देश में एक सिंगल ही हाईवे, थोड़े छोटे मोटे इन्होंने रोड निकाले हुए हैं। ये इसलिए निकाले हुए ताकि लोग अपनी गाड़ी या किसी को चलना हो तो एक ही जगह पे चल सके। क्योंकि मैं वियंतियन में एक कोप म्यूज़ियम में गया था, तो वहाँ पे उन्होंने अच्छे से बताया था कि बहुत लोग पहाड़ों में चले जाते या किसी के खेत है कुछ है
तो वहाँ पे जाते हैं तो अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब्स उधर रहते हैं, तो कभी कभी किसी पे पैर पड़ जाता है तो वो ब्लास्ट हो जाता है, कोई लोग मारे जाते हैं उसमें, कई लोग अपने लेग्स लूज़ कर देते हैं उसमें। तो लोग अभी तक उस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मतलब आए दिन किसी के लेग उड़ रहा है, कोई अपनी जान से हाथ धो रहा है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। तो मतलब उसका इम्पैक्ट देख लो, आज तक लोग सह रहे हैं। और ये जितना भी कुछ हो रहा था, ये अमेरिकन इंटेलिजेंस CIA इन्होंने ये प्लान बनाया था इधर बॉम्ब करने का। और उस टाइम पे इंटरनेट तो होता नहीं था, तो चीज़ें जनरली इतनी तेज़ी से फैलती नहीं थी। जो नॉर्मल सिविलियंस है, अमेरिकन सिविलियंस है, वो कम्प्लीटली अनअवेयर थे कि ये देश किसी देश में बॉम्बिंग कर रहा है। तो धीरे धीरे ये जब बात उठी तो लोग अवेयर हुए, तो फिर बाद में फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। तो ये जितना कुछ भी हो रहा था, इसके ऊपर स्पेसिफिक एक बुक है, रॉजर वार्डनर इसके राइटर है, शूटिंग टू द मून। तो आपको अगर और डिटेल चाहिए, मैं तो इधर क्या ही कितना ही बता सकता हूँ। चलो टॉपिक पे वापस आते हैं। 1975 में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, अभी तो इनका नाम पथेट लाओ था अभी तक, बट इन्होंने बाद में है ना कंप्लीट लाइक टेक ओवर कर लिया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस सब मिल गई थी, बॉम्बिंग सब रुक गई थी। बस यही था जो मतलब बेस्ट हुई थी कि बॉम्बिंग रुक गई थी। कम्युनिस्ट लोगों ने पूरा टेक ओवर कर लिया था, ठीक है। इनके जो किंग थे उनको विड्रॉ करना पड़ा, उनको जेल कर दी। ऑफ कोर्स जैसा रशिया में हुआ था वैसे ही सेम थिंग इधर हुआ। तो मतलब इन दी एंड वो जेल में ही मारे गए। अब मार दिया, मारे गए, वो हमको नहीं पता। सो उनके जो किंग थे वो जेल में ही मारे गए, तो फुल कम्युनिस्ट रूल आ गया था। तो जो पथेट लाओ नाम की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने नाम चेंज करके लाओ पीपल फ्रंट रख लिया था। तो ये अभी, अरे ये तो मेरा हॉस्टल का बंदा है, मेरे सामने आ गया इधर। ये इधर क्या कर रहा है? What are you doing here? You came from cycle? Without the bicycle. Yeah. Because I didn't saw you, because I left earlier than you. This morning, you mean? No, like when you came here. You mean where? In Rongpabang? No, here, this place. Oh, I just have a work, you know. Okay, because I left earlier than you. Okay. How come you came so fast? Because I don't know. Maybe I use another, you know, a shorter way. I don't know. Okay, I'm just making some videos for YouTube. Man, Yeah, the view is I crazy. like here, man. I like rivers. I like Yeah. mountains, man. That's यार amazing, man. व्यू देखो यार, कितना शानदार व्यू है यार। इस कैमरे में पता नहीं लगता है, मैं फ़ोटो खींच के बता दूंगा यार। यू सी द शेड्स, द ग्रीन, दैट्स अ डिफरेंट ग्रीन। हाउ फार इज इट? लाइक आई थिंक इट्स नाउ टर्निंग, सो दिस रोड इज आल्सो टर्निंग? No, but have you tried to climb that mountain? Not yet. No. Do you want to? Now mountains, it's enough, you know. I've done so much mountains now. So Okay, yeah, okay. it's enough. You seems like you have been to many mountains. Not many, but for a beginner, it was Okay. too much, you know. Okay, I really want to go, but I'm not very sure. Like, should I do it or not? I like mountain. I like to go hiking, you know. Hiking, yeah, just what I'm. Bicycling, it's a different way. No, I haven't been hiking here. yeah, that's what I'm talking. Hiking, Okay. because I have all the tents and Oh, all yeah, the yeah. camping gears. I have also everything. Man. Yeah, So- sleeping bags and all. Oh the man, I shit. think you can find a really nice place around here, you know. But you know, I left some my like stove and gas stove Okay. in Vientiane, so I'm not very sure should I do it or not, because for food I need food, right? Yeah, obviously, man. It's so, So important, man. yeah, and tomorrow I have to go to collect my passport, so it's not worth Okay. it to go mountain now. I will be like super tired, Yeah, it will be fun over and my backpack is around like 23 kgs. Oh wow, man, that's too much. Yeah. Yeah. I mean, that's too much, but I have also too much. At the beginning, when I arrived in Asia, maybe 10. 10K 10 is maximum, nothing. 10, you know? 10 kg is But nothing. since I bought the bicycle, I had the tools, metal tools, Yeah, I had, you know, gas Yeah, cooker. yeah, exactly. Man, Yeah, I yeah. bought many shitty things, you know, like Yeah. to sleep, a tent also, you know. Yeah, yeah. So Even I have like unnecessary things, but I cannot live with it. Like Yeah, I the know, torch man. I know and shit, yeah. stupid things. Yeah. But I'm carrying like a whole house with me. Yeah, so 20 kilos is nothing, you know. Yeah. But still, when Yeah. you travel, 1 kilo is 1 Yeah. kilo, you know. The only Especially benefit when you go hiking, yeah. you know, man. The only benefit I have is that I'm young, so I can carry the 23 Exactly, kg man. You backpack. can just say what's good for my health, it's good for my Yeah. body, you know. But now I have like a pain in lower back,
So from like 2 days I cannot even walk like here. Oh, fuck. But I don't know how I managed to walk, but because I have like a super bad pain in my Maybe back. you can ask to the, I don't know if you want to, but Goshi, the Japanese guy, Uh-huh. he's doing chiropractic. Chiropractic. Chiropractic, Yeah. exactly, in English. Yeah, So, I used I to don't do. know, you know, I so- also know about everything about the chiropractic Okay, because I was like a judo player back Oh, then. okay. So okay. I knew how Nice, to crack interesting. bones. Oh, okay. So- Also, you can even do it by yourself. yeah, it's very easy. Like now you can hear my I crack. know, man. You can learn many things. You can do many things by yourself. Oh, yeah, of course. Yeah, but it's for bones, right? Yeah, Or tendon, or Yeah. muscle. yeah, joints. Ah, For muscles, we cannot do anything. You have to go to hospital. yeah. So yeah, I think it's a muscle problem. I think the nerves problem. So I don't know what to do. So yeah, see you after some time. We'll play snooker. yeah. Come on, ओके एंजॉय तो यार ये बंदा है ना मेरे हॉस्टल में था। क्या तो मैं बात कर रहा था, ये बीच में आ गया और बातें करने लग गया। मैं ऐसी बातें करने लग जाता हूँ किसी से भी। यार मैं क्या बात कर रहा था मैं खुद भूल गया। चलें वापस आते हैं टॉपिक पे। मैं क्या बात कर रहा था कि इधर कम्युनिस्ट का टेक ओवर हो गया था, तो वही ये अपनी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी बढ़ा रहे थे। और हम सबको पता है कि कम्युनिज़म जितना सुनने में अच्छा लगता है, अगर आप कम्युनिज़म के बारे में आपने पढ़ा होगा, लाइक डिफरेंट कंट्रीज़ में रेवोल्यूशन हुए हैं ये, तो ये सुनने में है ना मतलब ऐसा बहुत गूज बम्स और बहुत अच्छा लगता है। बट प्रैक्टिकली है ना इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, क्या हाल हो रखा है अभी क्यूबा का आप देख सकते हो, बट वो फिर कभी बात करेंगे उसके बारे में। तो वही ये धीरे धीरे सोशलिस्ट रिफॉर्म आने लगे, जितने भी प्राइवेट सेक्टर थे उनको सप्रेस किया गया। तो फिर धीरे धीरे एवरीथिंग वाज ओन्ड बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट ही पूरा देश चला रही थी। तो मैनेज करना ऑफ कोर्स मुश्किल होता है। सो लाइक इन 1979 लाइक फूड शॉर्टेजेस होने लगी, लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी गवर्नमेंट से। तो धीरे धीरे ना लोग दूसरे देशों में भागने लगे, थाईलैंड जाने लगे, मलेशिया जाने लगे। तो वो धीरे धीरे देश छोड़ के जाने लगे। जो कम्युनिज़म की जो शुरुआत हुई थी वो ऑफ कोर्स रशिया से हुई थी। तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे यूएसएसआर के वो गोर्बाचेव थे। हालांकि बोला जाता है कम्युनिज़म को रशिया में डिस्ट्रॉय करने का उन्हीं का ही हाथ है, बट आई डोंट थिंक सो। बहुत रीज़न्स है उसके पीछे। सोवियट्स भी कोई दूध के धुले नहीं थे। तो धीरे धीरे उन्होंने रिफॉर्मेशन लाना स्टार्ट किया, लाइक मार्केट को ओपन किया। जैसे हमने 1992 में जो ग्लोबलाइजेशन ये सब हुआ था, तो धीरे धीरे सोवियत ने वो चीज़ करना स्टार्ट की। तो बट आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सोवियत के बारे में एकदम से क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स जहाँ जहाँ कम्युनिज़म होता है तो वो देश थोड़े क्लोज होते हैं। तो लाओस के लोग भी यही चीज़ फॉलो करने लग गए थे। उनको पता लग गया था कि हाँ चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही है, हमें थोड़ी मार्केट अपनी ओपन करनी पड़ेगी। तो धीरे धीरे लाओस की गवर्नमेंट ने भी मार्केट ओपन करना स्टार्ट करी। फिर धीरे धीरे और रिफॉर्मेशन हुए। सो इन 1989 में इलेक्शन होने लगे यहाँ पे। बट वही ये इलेक्शन होने लगे, बट वही ऑफ कोर्स कम्युनिस्ट पार्टी थी, बट अंदर इलेक्शंस होने लगे। तो फिर धीरे धीरे 90s में इनके हालत थोड़े सुधरे, इनके अच्छे दिन आए थोड़े। हमारे तो पता नहीं कब आएंगे। इनके जितने भी रिलेशन थे आसपास के देशों से इन्होंने सुधारे, स्पेशली थाईलैंड और लाओस के बीच में एक ब्रिज बना, फ्रेंडशिप ब्रिज बोला जाता है उसको, फेमस ब्रिज है वो। तो ये सब हुआ। और 1994 में यूएस ने एम्बार्गो हटा दिया था, क्योंकि 60s में जब लाओस फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था वियतनामी सोल्जर्स को, तो उन्होंने एम्बार्गो लगा दिया था। तो अभी वो एम्बार्गो हटा दिया, मतलब जो भी पैसे प्रोवाइड करता है यूएस ज़रूरतमंद देशों को। बट 1995 में यूएस ने भी वो एम्बार्गो हटा दिया। तो फिर ऐसे ही ये देश थोड़ी और प्रोग्रेस करता रहा। फिर 1997 में ये एशियन का मेंबर बना। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स इन द वर्ल्ड, तो उसका ये मेंबर बना ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे फिर अर्ली 20s में भी यूएस और लाओस के रिलेशन मतलब अच्छे होने लगे, आपस में ये ट्रेड करने लगे। और धीरे धीरे अराउंड लाइक 2005 में वर्ल्ड बैंक ने भी इनका जो लोन है वो अप्रूव कर दिया था। तो बट ये सब मुझे पता नहीं आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितना पढ़ा है मैं उतना बता रहा हूँ आपको। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे 2016 में बराक ओबामा आए थे। ही वॉज लाइक सिटिंग प्रेसिडेंट एट दैट टाइम।
तो उन्होंने यहाँ पे इस छोटे से देश में विज़िट किया था। इट वाज लाइक अ हिस्टोरिक विज़िट। आप जब 2016 में अगर आप न्यूज़ देखते होंगे तो बहुत हिस्टोरिक विज़िट थी। और जिस एरिया में मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ये वही एरिया, यहीं पे बराक ओबामा की कोकोनट वाटर पीते हुए फ़ोटो है। मैं भी वो जगह पे लेके चलता हूँ यार, पर बारिश आने लग गई यार तेज़। अंदर जाना पड़ेगा, कहीं बचना पड़ेगा बारिश से। तो यही सब हुआ था। फिर उसके बाद वही है, ओबामा ने अपनी स्पीच में कहा था कि 3 साल तक $90 मिलियन इस देश को दिया जाएगा, जितने भी बॉम्ब्स यहाँ पे है उसको हटाने के लिए। तो ये सब बोल के गए। कोई यूएस कोई सॉरी वॉरी बोल के नहीं गया था जो उन्होंने काम किया था। ऑफ कोर्स वो मानेगा थोड़ी ना यूएस, उसकी भी अपनी चौड़ है। पावरफुल तो है भाई यूएस, ठीक है। तो मैं अभी वो जगह पे आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे ओबामा की फ़ोटो खींची गई थी। पर्टिकुलर शॉप में गए थे, वहाँ पे उन्होंने कोकोनट वाटर पिया था, नारियल पानी पिया था, मतलब कोकोनट वाटर, मतलब वहाँ पे उन्होंने नारियल पानी पिया था। तो उनकी बहुत फेमस फ़ोटो है वहाँ पे, और बड़ी सी फ़ोटो, उनका पोस्टर लगा हुआ है वहाँ पे। तो यही है जहाँ पे ओबामा आए थे। ये रहा कोकोनट शॉप। तो ये देखो फेमस उधर कोकोनट पीता हुआ ओबामा आपको दिख जाएगा, वो देखो। चलो भाई, ओबामा को यहीं से हाय। तो यही सब था। तुम क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ इस देश के बारे में। मेरा कोई ऐसा चैनल तो है नहीं कि मैं ये सब बताता रहूँ। मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा कंटेंट डालूँ। एक तो मेरी पीठ जवाब दे गई है। मैं ना कल तो चल भी नहीं पा रहा था। मेरे पता नहीं नर्व्स को कुछ हो गया। हड्डी तो समझ आता है, बट मेरे को ऐसे नर्व्स मेरी पेन कर रही है। तो मैंने सोचा हॉस्टल में ही रुका जाए इंस्टेड ऑफ कैंपिंग, क्योंकि यार आगे तक जाना है मुझे। कोई फालतू की दिक्कत हो गई मुझको तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट ही किया जाए। अभी मैं खैर चल रहा हूँ। मैं कहा थोड़ा चलना भी ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा भी रेस्ट करो ना तो पीठ अकड़ जाती है, तो थोड़ा मूवमेंट चाहिए। तो मैं सोचा चलते चलते आपको थोड़ा इस देश के बारे में ही बता देता हूँ। तो यही था। अगर कुछ सही गलत हो तो कमेंट में बता देना, और आप क्या सोचते हैं इस देश के बारे में। और आपको लगता है कि मैं जब भी कोई भी देश में जाता हूँ तो उसकी हिस्ट्री के बारे में एक वीडियो कम से कम उसकी हिस्ट्री के बारे में बता दूँ। हंसी मजाक तो चलता रहेगा, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। मैंने बाकी देशों में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं था, और जिस तरीके से मैं ट्रैवल कर रहा था मेरे पास बोलने का भी टाइम नहीं था। तो यहाँ पे भी थोड़ा मैं फ्री हूँ, और बहुत पैसा खर्चा हो रहा है यहाँ पे मेरे को पता नहीं है मैं कैसे मैनेज करूँगा आगे। बट जो भी है सो है। आप बस इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट कर देना बहुत सारे, ठीक है। मुझको वो अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो तो। बाकी ये शहर देखो यार, हा, क्या खूबसूरत शहर है। मेरे को बड़ा मज़ा आता है जब हल्की हल्की बारिश होती है ना। मेरे लिए तो हा, बड़ा रोमांटिक माहौल। रोमांस फील करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई पार्टनर ही चाहिए। आप अकेले भी रोमांस को फील कर सकते हैं। हा, कितने खूबसूरत घर। मैं भीगा जा रहा हूँ। हा। कल मुझे वीज़ा लेना है यार। थोड़ा टेंशन हो रही है, छप के आ जाए चाइना वीज़ा तो चाइना जाया जाए, आपको चाइना दिखाया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि बहुत ऑटोनोमस रीजन में जाऊँ, लाइक तिब्बत, शिनजियांग, ये चोंगचिंग वगैरह, ये सब तो लोग दिखा ही रहे हैं, बट कुछ बता नहीं सकते। मैंने सुना है कि तिब्बत में जाने के लिए कुछ परमिट लगता है और पैसे लगते हैं अच्छे खासे। लेट्स सी, जाके पता लगेगा। और मेरे साथ एक ट्रैवलर भाई साहब भी जुड़ रहे हैं, दूसरे यूट्यूबर। लेट्स सी, अब मैं मिलाता हूँ उन लोगों से भी आपको। मतलब मुझे यहीं पे लुआंग प्रबांग में ही मुझको 2-3 क्रिएटर मिल गए। तो एक ने तो मुझे पहचान ही लिया था। तो मतलब मेरे कोई सब्सक्राइबर्स है नहीं, बट वही है, जो पर्टिकुलर नीश ऑडियंस होती है वो एक दूसरे के बारे में जानती ही है। अभी आपसे मिलता हूँ मैं कल कि मेरा चाइना वीज़ा का क्या हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, और प्लीज़ अच्छे कमेंट कर देना। मैं वापस बोल रहा हूँ ये चीज़। सो तब तक के लिए बाय बाय।